होमगार्ड भर्ती परीक्षा का एग्जाम डेट आ चुका है। आपका एग्जाम 25 अप्रैल से प्रस्तावित भी है। साथियों, इस भर्ती में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। इस बार 35 लाख के आसपास आवेदन आए हैं और इस बार का जो कंपटीशन का लेवल है थोड़ा सा हाई होने वाला है। इस वजह से आपको किसी भी परिस्थिति में लापरवाही नहीं करना है। साथियों, हम लोगों ने इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट किए हैं और आज क्रम के हिसाब से 5वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये जो भर्ती है साथियों, आपको होम डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी मिलती है, अच्छा खासा तनख्वाह और सम्मान मिलता है और आप अपने परिवार के साथ रहकर भी इस ड्यूटी को कर सकते हैं। और जब 8वां वेतन लागू होगा तो साथियों 45 से 50 हज़ार के आसपास इसका भी तनख्वाह होने वाला है। तो आपको जी जान लगा देना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आप साथियों इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आए दिन हम लोग पर डे प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। इस वजह से हमने ये सारे प्रश्न घटना चक्र के बुक से टाइप खुद किए हैं। इस वजह से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये पहला प्रश्न है, थोड़ा सा इन प्रश्नों को देखिएगा। एक प्रश्न हम लोग करेंगे और उसके साथ साथ कई प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग जानने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? बताइए। यानी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने जनपद थे? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 10। बताइए। पहले तो कम से कम जैन ग्रंथ पता होना चाहिए और उसके बाद बौद्ध ग्रंथ पता होना चाहिए और कितने जनपद थे। जैसे आपने नाम सुना होगा, मगध का नाम सुना होगा, आपने अंग का नाम सुना होगा, आपने कंबोज का नाम सुना होगा, आपने अस्मक का नाम सुना होगा, मत्स्य का नाम सुना होगा, कुरु का नाम सुना होगा, ठीक, गंधार का नाम सुना होगा। ये सब क्या थे? महाजनपद थे। ठीक, तो कितने थे? अगर आप इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक कर सकते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए 16 होगा। अब इसमें भाई जैन ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र के अनुसार। किसके? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ क्या है जिसका नाम आपने सुना होगा? अंगुत्तर निकाय। यानी अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में यह कहा गया है कि 16 जनपद थे। कितने थे? 16। दोनों में 16-16 की बात की गई है। 16-16 की बात की गई है। तो अब पता हो गया ना कितने जनपद। यानी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। और पहले क्या होता था, कैसे थोड़ा सा जनपद का विस्तार हुआ, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। पहले क्या था भाई? छोटी इकाई जन थी। जन से क्या बना भाई? ग्राम बना। ग्राम से क्या बना भाई? 20 बना। 20 से क्या बना भाई? जनपद बना। जनपद से क्या बना? महाजनपद। ठीक, तो यही पूछा गया है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। यानी जन मिले, कई जन मिले तो ग्राम बना, कई ग्राम मिला तो 20 बना, कई 20 मिले तो जनपद बना और कई जनपद मिले तो क्या बना? महाजनपद बना। ठीक है, ये है। उसके बाद अगला देखिए, और इसमें एक और चीज देख लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन है भाई? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर है। और बौद्ध धर्म का आपके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ के नाम से आप जानते हैं। कहीं त्रुटि होगी तो जरूर बता दीजिएगा। हम तो अपने से भाई आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बताते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? भाई कई बार प्रश्न आता है ना, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों वापस की? क्या रीजन था भाई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में, और यह वापस कब होता है? 1922 में, 2 साल चलने के बाद। आखिर क्यों वापस हुआ? असहयोग का मतलब समझ रहे हैं कि असहयोग मतलब कि अंग्रेजों का किसी भी परिस्थिति में सहयोग ना करना। जैसे कोर्ट कचहरी है तो भाई भारतीय लोग जो वकालत कर रहे हैं वो अपना वकालत छोड़ दें। अगर स्कूल विद्यालय है तो उसमें जो भारतीय लोग हैं वो पढ़ाना छोड़ दें। ठीक, जो अंग्रेज
के जो बनाई हुई संस्था थी उसमें भारत लोग उसका क्या करे, बहिष्कार करे, मतलब छोड़ दे, उनका अंग्रेज का सहयोग न करे। जब सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, कमजोर होने के बाद उनको हटाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन क्या हो भाई, महात्मा गांधी तो भाई सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वो किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं चाहते थे। तो ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, बंगाल का विभाजन। ऑप्शन बी है चौरी चौरा घटना। ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज। ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी असहयोग आंदोलन कब वापस किया गया, तो आप लोग सुने होंगे गोरखपुर में एक जगह है या चौरी चौरा जगह है, वहीं पर क्या हुआ भाई, जो प्रदर्शनकारी थे यानी असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने यानी पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। उसके बाद अब प्रदर्शनकारी क्या हो गए भाई, उग्र हो गए। उग्र होने के बाद थाने को क्या कर दिया गया, जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए, जिंदे जल गए। और महात्मा गांधी जी को यह बात जब पता चली कि भाई हमारे आंदोलन शुरू करने से और फिर एक जगह जगह पे हिंसा होने लगी, इस वजह से इस आंदोलन को क्या कर लिए, वापस ले लिए। तो चौरी चौरा कांड घटना 1922 में होती है। और यहाँ देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, ध्यान दीजिएगा 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की घटना कब हुई भाई, 1928 में, साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। अब बंगाल विभाजन 1905 में होता है, कब होता है, 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय। तो ये कई प्रश्न बन गए ना, तो आपको इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन किया था। अभी हमने इसका उत्तर पहले जस्ट बताया। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। यानी बंगाल विभाजन कब हुआ भाई, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, 1905 में। और किसके, कौन उस समय भाई था वायसराय, कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन को अंग्रेज लोग बताए कि हम प्रशासनिक कारण से उसका क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक कारण से उसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या था, प्रशासनिक कारण से नहीं विरोध हो रहा था, बल्कि इस वजह से किया गया था कि राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा था, किसी तरह से राष्ट्रवाद के उदय को क्या करना था, कमजोर करना था। और वो लोग एक धार्मिक आधार पे भी उसका क्या कर दिए, विभाजन कर दिए, कि ताकि यहाँ से जो बंगाल से राष्ट्रवाद जो पनप रहा था, तो किसी तरह से उसको क्या करना था, खत्म करना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन कहीं और अधिक उग्र ना हो जाए। इस वजह से बंगाल का विभाजन किया गया, और उसके बाद आगे चलकर इसको रद्द भी हुआ, आप लोगों ने सुना भी है। अगला है प्रश्न, चौथा नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत के संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। यानी 1900 संविधान सभा की गठन कब होती है भाई, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की गठन 9 दिसंबर 1946 को होती है। और उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें कौन से अध्यक्ष थे भाई, कौन से अध्यक्ष थे भाई, सभा के अध्यक्ष कौन थे। और यहाँ देखिए अध्यक्ष में पूछना चाहिए इसको, भारतीय संविधान के अस्थाई और अस्थाई पूछना चाहिए, अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये एलटी ग्रेड में आया था। तो 1946 में अस्थाई अध्यक्ष पूछे, अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई पूछता अगर तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। यानी भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न, जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है भाई, जीएसटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, जरूर बताएं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 246 से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146 बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 122 सी, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 101 बी। यानी जीएसटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भाई, कौन सा अनुच्छेद है, जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है इसमें, ठीक।
जीएसटी कब लागू हुआ था भाई? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को पहला राज्य लागू करने वाला है आपका, इसमें क्या था? असम था। अधिनियम 16 में आया था, लागू हुआ आपका 17 में लागू हुआ था, ठीक। और इसमें हम लोगों ने IGST, CGST, SGST और UTGST के बारे में पिछले भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन आपका 246 ए में जिक्र है, ठीक, जीएसटी का। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। ऑप्शन 6 है, भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? अगर यही प्रश्न पूछे जाएगा कि वर्तमान में, अगर पूछे कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, अब इसके अनुसार आपको लगाना है कि ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14, यानी वर्तमान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी है भाई? तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी 12। यानी जब संविधान बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी? उस समय थी 8। अब कितनी हो गई है वर्तमान में? 12 हो गई है। 4 कौन सी बढ़ी है भाई? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बढ़ी है। 9वीं कब बढ़ी भाई? 1951 में। ये कब बढ़ी? 1985 में। और ये कब बढ़ी? 1992 में। ये भी कब बढ़ी? 1992 में बढ़ी, ठीक। 1991 में 9वीं, और ये 85 और 92। इसमें जो महत्वपूर्ण है आप देखिए, 1985 में 10वीं दल बदल कानून से ये संबंधित है। और ये था 1992 में 11वीं जो अनुसूची थी, ये पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं थी वह किससे संबंधित थी भाई? नगर पालिका से संबंधित थी। तो आपको इसको भी थोड़ी से आपको याद रखना है, ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? किसान बही यानी किसानों की भूमि का जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसमें रिकॉर्ड होता है, वह किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको ये याद रखना है। ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1972। तो किसान बही योजना की शुरुआत याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपका सही होगा 1992 में। यानी किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई भाई? 1992 में। अगला देखिए यहाँ पर 8 नंबर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय किससे संबंधित है भाई? विश्वविद्यालय खोला गया है, कौन सा विश्वविद्यालय? पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, पशु से संबंधित। गाय, भैंस, भेड़, बकरी का वहाँ अध्ययन किया जाता है, इलाज से संबंधित या उपचार होता है, ठीक। तो इसके लिए विश्वविद्यालय खोला गया है। कहाँ? ऑप्शन ए है फैजाबाद, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है झांसी। तो भाई पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उनका नाम, उसका क्या नाम है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये आपका क्या है? मथुरा में। क्या है? मथुरा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने बताया साथियों कि इसमें हमने आपको करंट के भी प्रश्न लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने लिया है। भारत का पहला वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? सेमीकंडक्टर जो ऑटोमोबाइल, आपका कंप्यूटर वगैरह में जो चिप बनाया जाता है, उस मामले में भारत को आत्मनिर्भर होने की बात चल रही है कि भाई इसका प्लांट स्थापित हो जाएगा तो चिप के मामले में आप हम लोग क्या हो जाएंगे? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बेंगलोर कर्नाटक, ऑप्शन बी है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी है धोलेरा गुजरात, ऑप्शन डी है पुणे महाराष्ट्र। तो ये सेमीकंडक्टर वाला जो प्लांट लगाने की बात हो रही है, यह कहाँ है भाई? धोलेरा गुजरात में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम मूंगा चट्टान, आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान है, ध्यान दीजिएगा, किस संस्थान पर विकसित किया जा रहा है? अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम मूंगा चट्टान, ये भाई क्या है? समुद्र के लिए बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बढ़ाने की बात चल रही है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन
बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है बेंगुला सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है रामेश्वर तमिलनाडु। इसमें कौन आपका सही हो जाएगा? तो भाई अंडर वाटर म्यूजियम में कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जा रहा है, कहाँ? यह महाराष्ट्र में किया जा रहा है, बेंगुर्ला सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत का पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अमेठी, ऑप्शन डी है चेन्नई। यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन ये सब सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी देहरादून। ऑप्शन 12 नंबर, क्वेश्चन 12 नंबर सॉरी, भारत का पहला हिंदी भाषा समाचार पत्र कौन सा था जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ? कई बार तो ये भी प्रश्न पूछे गए, ये छोटे बड़े एग्जाम में सब में पूछा गया है। हिंदी भाषा समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ भाई? 30 मई 1826। ये डेट याद रखना, ये कौन सा भाषा है कौन सा है समाचार पत्र? ऑप्शन ए है दैनिक भास्कर, ऑप्शन बी है उदंड मार्तंड, ऑप्शन सी है पत्रिका, ऑप्शन डी है देश बंधु। तो 30 मई 1826 को कौन प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र हिंदी भाषा में? ऑप्शन बी है उदंड मार्तंड। और किसने, कौन इसके संपादक थे? पंडित जुगुल किशोर का नाम सुने होंगे, यही है, याद रखिएगा इसको भी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कई बार पूछा जाता है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है आर वेंकट रमन, ऑप्शन बी है के आर नारायणन, ऑप्शन सी है मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी है फखरुद्दीन अली अहमद। यानी 1975 में आपातकाल जो लगा था उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को आपको याद रखना है। तो इसमें राष्ट्रपति थे जिनका नाम है ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद थे, 1975 में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन अगला है, ताजमहल का पीलापन किसके कारण होता है भाई? ताजमहल का पीलापन यानी ताजमहल का जो कलर बदरंग जो हो रहा है, पीलापन पड़ रहा है ताजमहल पर, आखिर किसके कारण हो रहा है? ऑप्शन ए है प्रदूषण, ऑप्शन बी है अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी है एलर्जन, ऑप्शन डी है ओजोन अवक्षय। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, इसमें आपका अम्ल वर्षा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में सुने होंगे ना, ये महत्वपूर्ण अम्ल जो गैसें हैं, इसकी वजह से ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? पीलापन पड़ रहा है। ताजमहल कहाँ है आपको पता है? आगरा में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है भाई? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की पूछा है, भारत की नहीं। ऑप्शन है आगरा नहर, ऑप्शन बी है शारदा नहर, ऑप्शन सी है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन डी है लोअर गंगा नहर। तो इसमें सबसे लंबी जो नहर है उत्तर प्रदेश का, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शारदा नहर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 4 मई 2025 को विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस चिकित्सा केंद्र में सफलतापूर्वक किया गया? ध्यान दीजिएगा, एक तो बात है यह अमेरिका में हुआ, पहली बात 4 मई 2025 को मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण कर दिया। प्रत्यारोपण मतलब हटा के लगा दिया गया, ब्लैडर जिसको बोलते हैं। ठीक, किस चिकित्सा केंद्र में सफलतापूर्वक किया गया? यह कैलिफोर्निया अमेरिका में किया गया और उसका नाम था UCLA मेडिकल सेंटर। यहीं पर क्या किया गया? इसका सफल प्रत्यारोपण किया गया। तो इस वजह से आप इसको याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फरवरी 2025 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ भाई? ऑप्शन ए है बंगलोर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है आपका जयपुर। यानी 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है कर्नाटक यानी बेंगलोर में आयोजित हुआ, ऑप्शन ए बेंगलोर। अगला है 18 नंबर प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई।
यानी 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भाई? कमलेश पासवान द्वारा गरुड़ एरोस्पेस की कृत्रिम ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किस राज्य में किया गया है? आपके अनुसार क्या प्रश्न आंसर हो सकता है इसमें? आपका क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन डी यानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है भाई? चेन्नई। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया कौन है भाई? उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है काशीनाथ, ऑप्शन बी है नीरजा जैन, ऑप्शन सी है अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह, ऑप्शन डी है अजय मिश्रा। यानी झीनी बिनी चदरिया के लेखक कौन है भाई? ये आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल बिस्मिल्लाह। 20 नंबर क्वेश्चन है, सफेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा सफेद बाघों के प्रजनन के लिए? अब बताइए। ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है सतना, ऑप्शन सी है रीवा, ऑप्शन डी है सागर। यानी ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। तो सफेद बाघों के प्रजनन के लिए केंद्र जो बनाया जा रहा है किस जिले में बनाया जा रहा है? कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी रीवा जिला है मध्य प्रदेश का। इसमें 21 नंबर आपका प्रश्न है, ये देख लीजिए। 21 नंबर है, 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की कितने से अधिक मौजूदा कार्ड धारकों को सेवाएं प्रदान करेगा? यानी 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया क्या ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल कितने से अधिक मौजूदा कार्ड धारकों को सेवाएं प्रदान करेगा? ऑप्शन ए है 10 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 30 लाख, ऑप्शन डी है 50 लाख। कितने लाखों की सेवाएं प्रदान करेगा? इसमें आपका हो गया 5 मिलियन। 5 मिलियन बराबर 50 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 50 लाख का आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 नंबर, एम्पियर किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है विद्युत आवेश, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर भाई किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मतलब मात्रक क्या है, आप इस तरह से याद रखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक। आपका 23 नंबर प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बहिर्मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। यानी सजीवों के लिए भाई जीवन कहाँ है, ध्यान रखिएगा। आपने वायुमंडल के परत के बारे में सुने होंगे ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल होता है ना। तो भाई जीवन कहाँ संभव है भाई? क्षोभ मंडल में। किस मंडल में? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में। जितने भी आप जो महत्वपूर्ण गैसें देखते हैं ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थान क्या है भाई? समताप मंडल है। और जो भी बहिर्मंडल में जो हल्की गैसें वगैरह पाई जाती हैं, ये याद रखिए, क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ देखिए, पूर्वी तटीय का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ ये पूर्वी तटीय, इस इलाके में कौन सा बंदरगाह है? और ये तो पश्चिमी तटीय हो जाएगा ना। तो चेन्नई आपको पता है ना, चेन्नई ये है, क्या है? चेन्नई है। तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन डी है मोरमुगाओ बंदरगाह। अब यहाँ ये देखना है तो क्या पूछा है? पूर्वी पूछा है ना, पूर्वी यानी इस इलाके वाला। तो चेन्नई यहाँ है, मुंबई कहाँ है भाई? मुंबई तो यहाँ है, तो ये तो पश्चिमी हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। न्यू मैंगलोर ये कर्नाटक में है, यहाँ हो जाएगा। मोरमुगाओ ये आपका क्या है? मोरमुगाओ बंदरगाह यानी गोवा में है। तो यानी ये आपका पश्चिमी, ये आपका पश्चिमी, ये भी आपका पश्चिमी या पूर्वी पूछा है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेन्नई है। चेन्नई क्या है? यह पूर्व वाले इलाका में है, इस वजह से ये आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर, सुराहा ताल बताइए जी। सुराहा ताल
सुराहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। हम लोग तो बलिया से हैं और ये स्टूडियो सेटअप भी आपका बलिया में ही है। इस वजह से बलिया में सुराहा ताल में तो आए दिन हम लोग जाते आते रहते हैं, घूमते हैं। तो इस वजह से भाई ये कई बार पीसीएस में भी, लोअर पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ है भाई। ठीक, ऑप्शन ए है आजमगढ़ जिले में, ऑप्शन बी है बलिया जिले में, ऑप्शन सी है हरदोई जिले में, ऑप्शन डी है प्रतापगढ़ जिले में। तो आपका सुराहा ताल आपको लगा देना है, क्या है, बी बलिया। ठीक, 26 नंबर एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया था तो इसको ले लिए। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारत कला भवन, ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन डी सी है मथुरा और ऑप्शन डी है आपका वाराणसी। तो कला भवन संग्रहालय कहाँ है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वाराणसी में। ये प्रश्न कैसा लगा साथियों, आगे भी हम लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करना है, जो कि आगे आने वाले समय में आप